चलिए उत्तराखंड का सोल्यूशन देख लेते हैं। उत्तराखंड का हम पे पहला क्वेश्चन था, ग्वालदम गढ़वाल रियासत का प्रमुख सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अच्छा, गढ़वाल रियासत का प्रमुख सेनापति, ये गढ़वाल रियासत नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम पंत जो था ये था आपका गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति, ये हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति। पुरुषोत्तम पंत की बात करें तो सॉरी रुद्रचंद्र का सेनापति, रुद्रचंद्र का सेनापति हो जाएगा, रुद्रचंद्र का सेनापति था कौन, पुरुषोत्तम पंत। और ये किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्वालदम का युद्ध, या फिर इसे बधानगढ़ का युद्ध बोला जाता है। ग्वालदम के युद्ध को क्या बोला जाता है, बधानगढ़ का युद्ध बोला जाता है। और ये 1581 में हुआ था। किस किस के बीच ये युद्ध होता है, ये युद्ध होता है बलभद्र शाह, अगर मैं बात करूं बलभद्र शाह या बलभद्र शाह वर्सेस रुद्रचंद के बीच ये युद्ध होता है, 1581 में होता है। और यहीं पर क्या होता है, पुरुषोत्तम पंत जो होता है वीरगति को प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम पे था, आर्कोलॉजिकल ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है। तो आर्कोलॉजिकल ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक हो जाएगी, आर्कोलॉजिकल ऑफ कुमाऊं पुस्तक हो जाएगी कांति प्रसाद नौटियाल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यशोधर मठपाल आपको दिख रहा होगा। यशोधर मठपाल हमें पता है इन्होंने क्या किया था, फड़का नौला शिलाश्रय की खोज की थी। किसने, यशोधर मठपाल ने। और इन्होंने क्या किया था, पेटसाल की शिलाश्रयों की खोज की थी, यानी पेटसाल शिलाश्रयों की खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। मैंने आपको कल क्लास में बताया था। इसी के साथ साथ एच जी वॉल्टन आप देख रहे होंगे, एच जी वॉल्टन की आपको रचना मैंने कल बताई थी, गढ़वाल गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर किसकी रचना है, एच जी वॉल्टन की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हम पे है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो बाड़वाला यज्ञ वेदिका, ठीक है, यहां पर ये पूछ रहा है किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा शीलवर्मन ने क्या करा था, बाड़वाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण कराया था। और ये बाड़वालिका यज्ञ वेदिका कहां पर हो जाएंगी, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो देहरादून के विकासनगर में हो जाएंगी, देहरादून के विकासनगर में ये स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। थोड़ा यहाँ पर अभी काफी बच्चों को क्या है, पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी चीज के सेटअप के लिए हमें टाइम लग रहा था। अब देखिए, अब कोई भी नई चीज आती है, चाहे हम ही हैं आप लोग हैं, कभी कभार क्या होता है, जब हम फोन स्टार्टिंग में हमारे पास फोन था तो हम फोन में क्या करते थे कि टाइम लगता है चलाने में, है ना। आप एक ही दिन में आपके पास फोन आता है तो फोन चलाना नहीं सीखते हैं, लेकिन क्या है, टाइम के साथ साथ आप चलाना सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से हम भी सीख ही रहे हैं इस चीज को, तो माइंड नहीं करना है ज्यादा इन चीजों को। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा शीलवर्मन ने क्या कराया था, बाड़वाला यज्ञ वेदिकाओं की निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम पे है, उत्तराखंड का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। तो जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको हर एक चीज अंडरलाइन करनी है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला आपको बताना है। तो हमें पता है उधम सिंह नगर किससे सीमा बनाता है, खाली उत्तर प्रदेश से बनाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देहरादून क्या है, एक तो हिमाचल से सीमा बनाता है अगर मैं बात करूं, ठीक है, और किससे बनाता है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है, देहरादून बनाता है, सॉरी कौन सा जिला बनाता है, देहरादून बनाता है। पूछेगा किससे, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बनाता है। ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे पौड़ी, सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी पौड़ी क्या है, उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन बनाता है, उत्तराखंड का जिला पौड़ी, जो कि 7 जिलों से हमारी सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हम पे है, पौरव वंश में प्रतिहार था। तो पौरव वंश में प्रतिहार कौन था, पौरव वंश में जो प्रतिहार थे, ये प्रतिहार हो जाएंगे आपके राजा परिवार के सुरक्षा प्रबंधक, यानी पौरव वंश में प्रतिहार की अगर मैं बात करूं, राजा परिवार के सुरक्षा प्रबंधक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आया था आप पे अभी हाल ही एग्जाम में, पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, भोजनालय का प्रबंधक। तो भोजनालय का प्रबंधक क्या था, सुपकारपति। तो थोड़ा यूकेपीएससी बना रहा है तो आपको इतिहास वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अजय रावत की किताब है, बीएस नेगी वन लाइनर किताब है, तो उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। तो सुपकारपति हो जाएगा भोजनालय का प्रबंधक, और राजा परिवार का सुरक्षा प्रबंधक हो जाएगा प्रतिहार। ठीक है, अगर सेना का सर्वोच्च अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा बालाध्यक्ष हो जाएगा सेना का
सर्वोच्च अधिकारी। इस चीज को भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हम पे है, किस चंद राजा को सौर का विजेता भी कहा जाता है? तो किस चंद राजा को सौर का विजेता कहा जाता है? काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, हर कोई ये कह रहा था कि भारती चंद इसका आंसर होना चाहिए। देखिए भारती चंद ने, सभी को पता है, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। किनसे? गोरखाओं के विरुद्ध 12 वर्षीय युद्ध कौन लड़ता है? भारती चंद लड़ता है। इन्हीं के समय क्या होता है? नायक जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी जो 12 वर्षीय युद्ध है या फिर ये सब नायक जाति उत्पत्ति किसके समय होती है? भारती चंद के समय होती है। लेकिन यहां पर सौर का विजेता की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद इसका आंसर होना था। ठीक है, तो और गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, गरुड़ ज्ञानचंद क्या था? सर्वाधिक लंबी अवधि तक चंद राजा जो रहा था, ये रहा था लगभग 45 वर्ष तक। तो कभी भी आ जाए सर्वाधिक समय तक जो चंद राजा था जिसने राज करा, वो कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद था, जो 45 वर्ष तक राज करता है। गरुड़ चंद ने क्या करा था? दिल्ली दरबार गया था। दिल्ली अगर दरबार की बात आती है तो किसके दरबार में गया था? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन गया था? गरुड़ ज्ञानचंद गया था। और इनकी जो अवधि है, ये कब तक शासन करा था इन्होंने? संभवतः 1300। देखिए अब ये ऑथेंटिक हो सकता है, अजय राव की किताब में अलग हो सकता है, बलौदी में अलग दे रहा हो, लेकिन आयोग जो है अजय राव जी की किताब को मानता है। तो ये 1374 से 1419 तक गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या करा था? इनका शासनकाल माना जाता है। तो ये चीज आपको नोट करना है। इनका एक सेनापति आता है, इनका सेनापति हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत कौन था? नीलू कठायत, ये इनका सेनापति हो जाएगा। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हम पे है, किस चंद राजा का संबंध शालबुंगा के किले से है? तो शालबुंगा का किला, अब देखिए शालबुंगा का किला और राजबुंगा दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजबुंगा का किला आएगा तो ऑप्शन ए सोमचंद आपको दिख रहा होगा। कौन सा? राजबुंगा का किला। ठीक है, राजबुंगा का किला का किससे संबंध है? सोमचंद है। इन्होंने क्या कहे हैं? सोमचंद चंद्रवंश के संस्थापक हो जाएंगे संभवतः। ठीक है, और इन्हीं ने क्या करा था? राजबुंगा के किले का निर्माण कराया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर शालबुंगा का किला, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद की अगर मैं बात करूं, इन्हें क्या कहा जाता है? लखुली बिराली। लखुली बिराली भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, लखुली बिराली नाम से कौन जाना जाता है? लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं। इन्हीं के समय क्या हुआ था? न्योवावली और विष्टावली दो कचेरियों का इन्होंने निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्योवावली और विष्टावली कचेरियों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था हमारे लक्ष्मीचंद ने करवाया था। और लक्ष्मीचंद ने क्या करा था? आप सभी को पता है, गढ़वाल पर 8 आक्रमण करे थे। 7 तो इनके असफल रहे थे, 7 युद्ध असफल रहे थे, लेकिन 8वें निर्णायक युद्ध में क्या करा था इन्होंने? जो गढ़वाल राजा था उसके सेनापति खतर सिंह को पराजित कर दिया था। तभी से खतड़वा मनाने की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम पे है, निम्न में से एक गोरखा सेनापति नहीं है। तो जब भी नहीं है आता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अंडरलाइन करना है। इससे क्या है, आपके क्वेश्चंस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होती और सुमिलित है नहीं है या फिर बताना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो नहीं है गोरखापति में बताना है कौन नहीं है। सुरवीर थापा गोरखा सेनापति था, जगजीत पांडे था, हस्तिदल चौथरिया था, यानी विक्रम थापा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या था? कोई गोरखा सेनापति नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। यूरोपीय यात्री अजवेडो किस गढ़वाल राजा के समय आया था? तो अजवेडो जो था ये आया था लगभग श्याम शाह के कार्यकाल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, श्याम शाह से परसों क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा पवार शासक था जो सबसे पहले मुगल दरबार में गया था? तो ये भी कौन गया था? श्याम शाह जी गए थे। ठीक है, ये गए थे गढ़वाल राजा, जिन्होंने किससे भेंट करी थी? वहां जाकर मुगलों से भेंट करी थी। जहांगीर से भेंट करते हैं। ठीक है, जहांगीर से भेंट करते हैं मुगल दरबार में और उन्हें हाथी और घोड़े दान में देते हैं। श्याम शाह के समय एक प्रश्न आया था आपके पिछले वीडियो के पेपर में, कनिष्ठ के पेपर में, श्रीनगर में श्यामशाही बागान किसने लगाया था? तो श्रीनगर में श्यामशाही बागान लगाया था आपका श्याम शाह ने। तो ये सब आपको नोट करना है। इन्हीं को कहा जाता है गढ़वाल का तुगलक या घमंडी राजा। गढ़वाल का तुगलक या इन्हें कहा जाता है घमंडी राजा। किसे? श्याम शाह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आप है, ट्रेल के शासनकाल में कुमाऊं कितने वर्गों में विभक्त था? तो ट्रेल के शासनकाल, अगर मैं ट्रेल की यहां पर बात करूं, विलियम ट्रेल आपको पता है दूसरे कुमाऊं कमिश्नर हो जाएंगे। कौन से कमिश्नर है? क्रम भी आता है, आपको याद होना चाहिए। पहले आपके ई गार्डनर थे, दूसरे कमिश्नर कौन थे? विलियम ट्रेल थे। और इनका शासनकाल हमें संभवतः कितना बताया जाता है? 1816 में कार्यकाल संभालते हैं और 1816 से 1835 तक इनका कार्यकाल आता है विलियम ट्रेल जी का।
ठीक है, 1835 तक। इन्हीं के समय आपने देखा होगा अनेक कार्य होते हैं, चाहे आबकारी विभाग की स्थापना हो, चाहे खच्चर सेना का गठन हो। लेकिन प्रश्न में हमें बताना है कि कितने शासनकाल कुमाऊं कितने वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 परगनों में विभक्त था। और यहीं पर मैं बात करूं ट्रेल की, तो इन्होंने क्या करा था, 1824 में इन्होंने क्या करा था, डबल लॉक व्यवस्था शुरू करी थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डबल लॉक व्यवस्था ट्रेल ने 1824 में शुरू करी थी। यहीं पर अल्मोड़ा जेल की 1816 में स्थापना। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब करते हैं ट्रेल जी, 1816 में करते हैं। और यहीं पर पौड़ी जेल की कब करते हैं, 1800 पौड़ी जेल, ठीक है, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना करते हैं। ठीक है, पौड़ी जेल की स्थापना करते हैं। तो ये सभी कार्य का ये काम कौन करते हैं। और ट्रेल के समय अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड में किस कमिश्नर के समय चाय के बागान शुरू हुए थे, चाय मतलब चाय की खेती या प्रारंभ हुई थी, तो वो भी ट्रेल के समय हुई थी। और इन्हीं के समय क्या हुआ था, संपूर्ण उत्तराखंड में, ठीक है, संपूर्ण उत्तराखंड में 1816 में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करनी है, पूछा जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आज से आप लोगों को ये खुद अगर आप लोगों को पढ़ने हैं तो आप लोगों को नोट्स करने पड़ेंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सिर्फ आंसर टिक होगा, हाईलाइटेड आंसर होगा, ये सब फैक्ट आपको नोट करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम पे था, खोखरी देवी मंदिर स्थित है। तो खोखरी देवी जो मंदिर स्थित हो जाएगा आपका, ये मंदिर हो जाएगा काशीपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर काशीपुर की अगर मैं बात करूं तो बाला सुंदरी मंदिर भी यहीं पर आता है, बाला सुंदरी, या फिर चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है, ये यहाँ भी काशीपुर में हो जाएगा। और बाला सुंदरी मेले में क्या लगता है, मंदिर में चैती का मेला लगता है, जो बोक्साओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। चैती मेला बाला सुंदरी मंदिर में लगता है, जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर में है। द्वारहाट की अगर मैं बात करूं तो दूनागिरी मंदिर आपने सुना होगा, दूनागिरी मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैष्णो देवी एकमात्र शक्तिपीठ उत्तराखंड में कहां पर है, द्वारहाट में है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहां पर और नोट करना है, दूनागिरी पर्वत आ जाएगा। देखिए मंदिर तो द्वारहाट में है, लेकिन अगर पर्वत आ जाए तो पर्वत कहां पर है, दूनागिरी पर्वत, ये हो जाएगा चमोली में। क्वेश्चन आया था, काफी बच्चे गलत कर आए थे। ठीक है, इस चीज को भी नोट करना है। और रानीखेत की यहां पर बात करूं तो रानीखेत में कौन सा मंदिर हो जाएगा, झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर कहां पर है आपका, रानीखेत में हो जाएगा। और झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर ही क्या है, रानीखेत बसा हुआ है। ठीक है, रानीखेत किस पर बसा हुआ है, झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर। और झूला देवी मंदिर कहां पर हो जाएगा, ये भी रानीखेत में हो जाएगा। एक मंदिर आपका आता है मनकामेश्वर मंदिर, वो भी रानीखेत में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत में राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्रम पूछा जाता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यूकेपीएससी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। तो यहां पर मैंने आपको शायद अच्छा वो वन रक्षक के बैच में कराई थी, इससे पहले थोड़ा सा ट्रिक यहां पर आपको बता देता हूं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये टिहरी नरेशों की ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सब पीकर नहीं मरे। ठीक है, सब पी के नहीं मरे। ठीक है, ये ट्रिक आपकी हो जाएगी, सब पीकर, पीकर नहीं मरे। तो यहां से क्या हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह हो जाएगा यहां पर आपका। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह। तीसरा हो जाएगा आपका प्रताप शाह। चौथा आ जाएगा कीर्ति शाह। चौथा आपका हो जाएगा कीर्ति शाह। ठीक है, इस चीज को भी आपको नोट करना है। पांचवा आपका हो जाएगा नरेंद्र शाह। और अंतिम आपका हो जाएगा मानवेंद्र शाह। यानी यहां पर किसकी बात हो रही है, अंतिम राजा मानवेंद्र शाह की बात हो रही है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। और मानवेंद्र शाह को जो बागडोर संभालते हैं, उनके पिता नरेंद्र शाह जी देते हैं बागडोर। ये देते हैं ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1946 को, यानी दशहरा के दिन। दशहरा के दिन क्या करते हैं, अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। टका का विवाह प्रणाली किस शासनकाल में थी। तो ये जो टका का विवाह थी, ये प्रणाली ब्रिटिश शासनकाल में थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है। तो सोमचंद का जो शासनकाल माना जाता है, मैंने अभी आपको बताया था सोमचंद क्या थे, चंद वंश के संस्थापक इन्हें माना जाता है। सोमचंद को इन्होंने क्या करा था, चौथानी ब्राह्मणों की इन्होंने नियुक्ति करवाई थी। ठीक है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने कराई थी, ये भी सोमचंद ने करवाई थी। ये चीज नोट करनी है आपको। सोमचंद के क्या समय क्या था, जो पंचायती राज प्रणाली है, ये भी इन्हीं के समय हुई थी। यानी अगर मैं बात करूं सोमचंद के समय क्या हुई थी, पंचायती
राज प्रणाली अगर उत्तर कभी क्वेश्चन आ जाए तो कहां से प्रारंभ हुई थी, तो राजा सोमचंद के समय हुई थी। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है, ये माना जाता है 721 से 800 तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हम लोग अजय रावत से कोशिश करते हैं कि सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है अजय रावत की बुक से लाया जाए, तो यहां पर अजय रावत का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हम पे है, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम कुंभा था। तो यहां पर कुंभा बताने में किस नदी का प्राचीन नाम था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, मंदाकिनी का। अगर मैं बात करूं मंदाकिनी का, तो मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएगा मंदरांचल श्रेणी, मंदरांचल श्रेणी से ये इसका उद्गम होता है। या फिर इसी को क्या कहा जाता है, मंदरांचल श्रेणी को चौराबाड़ी ताल या चौराबाड़ी ताल से या गांधी सरोवर से इसका उद्गम होता है। यहीं पर अगर बात करें मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, देखिए मंदाकिनी यहां से आ रही है, यहां से आपकी अलकनंदा आ गई। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का यहां पर संगम हो जाता है। ठीक है, यहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो इस संगम को क्या कहां पर होता है, संगम रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में ये संगम होता है। ये चीज आपको नोट करनी है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कभी भी आ जाए कहां पर होता है, ये होता है रुद्रप्रयाग में, ये आपको नोट करना है। एक आता है आप पे तमसा, तो तमसा किसका हो जाएगा, तमसा किसका पूर्व नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉन्स नदी का, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तमसा किसका अगर पूर्व नाम पूछेगा तो हो जाएगा टॉन्स नदी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हम पे है, राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है। तो राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा नगर निगम को लेकर मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। हाल ही के एग्जाम में क्या हुआ, पटवारी का जो कैंसिल हुआ हमारा एग्जाम, उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये राज तो आयोग के साथ ही चला गया, क्योंकि आयोग ने इसका क्वेश्चन दिया था, काफी लोग उसमें 9 मार्क के आए थे, कुछ लोग 8 मार्क के आए थे। तो मैंने शायद यूएनए वाली क्लास कराई थी, और उस क्लास में जो मैं डेटा लेकर आया था सरकारी आंकड़े, देखिए सचिवालय में एक डायरी प्रकाशित होती है, आप सभी को पता है, जो राज्य की सचिवालय है वहां पर डायरी प्रकाशित होती है, उसमें ऑथेंटिक डाटा लिखा जाता है, उसमें कुछ भी उठा के नहीं ले सकते। चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, मैंने वहीं से आपको बताया था, चाहे आपका नगर निगम कितने हैं मैंने बताया था। नगर निगम उसमें दे रखा था 8, ठीक है, उसमें नगर निगम 8 दिया था, 9 का उसमें कहीं जिक्र नहीं था, उसमें यह नहीं बताया गया कि श्रीनगर नगर निगम कब, ये दिया था कि श्रीनगर निगम बन चुका है। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ था साफ साफ, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो आपके साथ स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा फिर से ना एक बार, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रेफरेंस हम वहीं का दे सकते हैं, ताकि अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए रेट लगाने में हेल्पफुल हो। तो यहां पर राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून नगर निगम हो जाएगा, जिसकी स्थापना होती है 9 दिसंबर 1998 को। और वर्तमान में कितने नगर निगम है, अब देखिए, अब यहां पर काफी लोग हो सकता है कि अगर आज मैं 8 बोल दूं तो 8 करके आ जाए, कल के दिन वो गलत हो जाए। तो ये अपने देखिए, अब हम लोग भी इस चीज को कोशिश कर सकते हैं। देखिए हर कोई यहाँ पर रेट डालता है, फिर उसके बाद आयोग करता है, तो आपको मेरे हिसाब से 8 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि विंसर बुक में 9 दिया है, किसी बुक में 8 दिया है, गूगल करोगे तो 9 देता है, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास वो नगर निगम 8 हो जाएंगे उत्तराखंड के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हम पे है, दून घाटी स्थित है। तो यहां पर हमें बताना था जो दून घाटी स्थित है, तो दून घाटी स्थित कहां पे हो जाएगी, आपकी बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। ठीक है, तो दून, ये आपने उत्तराखंड का अगर इस तरीके से अगर मैं आपको मैप दिखा दूं, ये उत्तराखंड का मैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जिले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दून घाटी हमारी स्थित है। ठीक है, दून घाटी तो यह किसके अंतर्गत आती है, बाह्य हिमालय के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा मैं सोच रहा था आपको विजुअल तरीके से बताऊं, मैपिंग के साथ बताऊं, लेकिन अभी सीख रहे हैं हम इस चीज को, तो जल्दी आप लोगों को हर एक चीज मैप के थ्रू बताई जाएगी, थोड़ा बहुत आपको चीजें आसानी रहे समझने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हम पे है, पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनवाया था। तो पुराना दरबार, अब पुराना दरबार आता है, तो पुराना दरबार आ गया सीधा सीधा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करना चाहिए। पुराना दरबार आएगा तो ऑप्शन में सुदर्शन शाह दिख रहा है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन शाह ने क्या करा था, पुराने दरबार का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, लगभग 1848 के आसपास सुदर्शन शाह ने पुराना दरबार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। और इसी के बारे में फैक्ट आता है, लगभग 30 वर्ष कहते हैं इसे बनने में लगे थे। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि नया दरबार, तो नया दरबार आपका बना था, नया दरबार की अगर मैं बात करूं, नया दरबार आपका बना था 1880 के लगभग बना था। ठीक है, 1880 से 81 के टाइम पर यह बना था। और नया दरबार को आप किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराना दरबार पूछेगा सुदर्शन शाह, नया दरबार कीर्ति शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो नेपाल का एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, यह दिया जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह को। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह को क्या दिया जाता है, नेपाल के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और 1742 से या 1775 के बीच इन्होंने क्या किया था, नेपाल का एकीकरण किया था। तो ये चीज आपको नोट करनी है, 72 से 1775
1775 के टाइम पे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नेपाल का एकीकरण किया था, पृथ्वी नारायण शाह ने करा था। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह क्या थे, ये भी एक गोरखा सूबा थे, ठीक है, गोरखा सेनापति थे। ठीक है, रण बहादुर शाह का जो ये इनकी संरक्षिका पूछी जाती है, इनकी संरक्षिका इंद्र लक्ष्मी जी हो जाएंगी। ठीक है, इनकी संरक्षिका कौन हो जाएंगी, इंद्र लक्ष्मी जी इनकी संरक्षिका हो जाएंगी, किसकी, रण बहादुर शाह की। और जो इनका शासनकाल आपसे पूछा जाता है, रण बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1878 में। ठीक है, 1878 में ये कुमाऊं के क्या बनते हैं, ये कुमाऊं के शासक बनते, मतलब जो कुमाऊं पर राज कर रहे होते हैं तब इनके नेतृत्व में हो रहा होता है 1878 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण 2022 पुरस्कार जो मिला था, ये आपको पता होना चाहिए किसे मिला था। तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सचिदानंद भारती जी को मिला था। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था, अभी क्वेश्चन आया था आपका, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था, ये मिला था नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला था। और यहीं पर मैं बात करूं, सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या हो जाएंगे, पर्यावरण विद हो जाएंगे, चाहे ठीक है पर्यावरण विद चिपको आंदोलन से इनका संबंध था, लेकिन इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, ये पूछा जाता है प्रश्न। देखिए, जितने भी आपको फैक्ट लिखाए जा रहे हैं ना, इन फैक्टों को आपको नोट करना है। अगर आपको याद है तो आप रिवीजन करते रहिए, अगर याद नहीं है तो नोट करिए। नोट करने से क्या होगा, बार बार आप लिखते रहेंगे इन चीजों को, तो आपको बेहतर ये याद होती है। तो इनको 2009 में मिला था पद्म विभूषण, ये आपको नोट करना है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब मिला था, तो 2009 में मिला था। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हम पे है, उत्तराखंड में किस पत्र की पहली महिला संपादक थी, किसी पत्र की पहली महिला संपादक थी। ठीक है, उत्तराखंड में आपको बताना है। तो यहां पर एक पत्र चलता था उत्तराखंड में, आपको पता है समता। ठीक है, समता चलता था, जिसका प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा, 1934 के लगभग ये हुआ था। ये क्या था, दलित समाचार पत्र था। और इस पत्र का संपादन किसने किया था, इस पत्र का संपादन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। बाद में लक्ष्मी देवी टमटा जी इसका संपादन कार्य करती हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी देवी टमटा किसका संपादन कार्य करती है, या किस पत्रिका की संपादक होती है, समता की होती है 1934 में, जो कि कहां से निकलता था, अल्मोड़ा से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके संस्थापक कौन थे, इस पत्र को हरिप्रसाद टमटा जी। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा जी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी क्या थे, इसके संपादक थे। और बाद में इसका जो संपादन संभालती है लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि पहली महिला होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में मुख्यतः किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तराखंड में जो मुख्यतः नेतृत्व करते हैं, ये करते हैं ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। अब यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत के बारे में काफी फैक्ट पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म होता है खूटगांव अल्मोड़ा में। ठीक है, गांव भी पूछा जाता है, खूटगांव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जन्म होता है खूटगांव अल्मोड़ा में 1887 में इनका जन्म होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, यूपी के ये सीएम रहते हैं, यूपी के प्रथम सीएम रहते हैं, 1946 में ये सीएम रहते हैं। यूपी के प्रथम सीएम बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत जी को 46 से 54 तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, 1957 में इन्हें क्या किया था, भारत रत्न से विभूषित। उत्तराखंड की एकमात्र पर्सनैलिटी है जिन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, और कब मिला था, 1957 में। भारत रत्न कब मिला था इन्हें, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को। और इनका जन्म 10 सितंबर 1987 को होता है। और 1903 में इन्होंने क्या किया था, हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 में क्या किया था, पूछा जाता है एग्जाम्पल, हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी, 1903 में की थी। तो ये सब गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में फैक्ट है, नोट करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो पहली अस्कोट आराकोट यात्रा का जो आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है, ये हुआ था ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1974 में। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं अस्कोट आराकोट यात्रा, इस यात्रा को जो देखिए एक बहुत सबसे लंबी अगर पैदल यात्रा आ जाएगा तो कौन सी है, अस्कोट आराकोट यात्रा, जिसकी 1150 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और इसका संचालन कौन करती है, पहाड़ संस्था, पहाड़ संस्था इसका संचालन करती है।
ठीक है, पहाड़ संस्था, और 1150 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। अगर यहीं पर मैं बात करूं पहाड़ संस्था 1150 इसकी हो जाएगी लंबाई, और अस्कोट, यानी अस्कोट कहां पर पड़ा आपका, अस्कोट हो जाएगा, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से प्रारंभ होती है, ठीक है, पिथौरागढ़ से ये प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है, आराकोट उत्तरकाशी तक, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, आराकोट उत्तरकाशी तक ये चलती है। तो ये सब है आराकोट अस्कोट यात्रा के बारे में, और 1974 से ये प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम पे है, निम्न में से कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। तो थारू जनजाति के बारे में कल आपको मैंने बताया था, थारू जनजाति की स्त्रियों का जो सर्वाधिक प्रिय त्योहार हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बजर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और थारू में क्या होता है, जब विधवा विवाह करवाते हैं थारू में, तो लठ भरवा भोज मैंने आपको बताया था, इन्हीं के उसमें दिया जाता है। और क्या बताया था थारू के बारे में, बजर इनका त्योहार हो जाएगा, ठीक है, थारू जनजाति के बारे में तो काफी, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कभी भी आ जाए, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की, उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, थारू हो जाएगी। और कहाँ पर निवास करती है, उधम सिंह नगर जिलों में सर्वाधिक निवास करती है थारू जनजाति। ये चीज आपको नोट करनी है थारू जनजाति के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में बताना है, इनकी मृत्यु कब हुई थी आपको, तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह 1961 में। और जन्म मैंने आपको बता दिया 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म होता है। और जन्म आपको बताना है, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में बताना है आपको, या फिर आप कमेंट करके आपको बताना है नीचे, या फिर मैसेज करके आपको बताना है इनका जो जन्म है वो किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने बताया आपको काफी बार, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, नंदा राजजात यात्रा में प्रयुक्त दर्रा है। तो नंदा राजजात यात्रा, अगर सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं, नंदा राजजात यात्रा ये हो जाएगी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा, जो कि 280 किलोमीटर की है ये धार्मिक यात्रा, आपको पता होना चाहिए। 19 से 20 दिन इसको पूरे होने में लगते हैं, आपको पता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, नंदा राजजात यात्रा कहां से प्रत्येक 12 साल में ये चल होती है शुरू, ठीक है, प्रत्येक बड़ी वाली की बात कर रहा हूं, हाँ, प्रत्येक 12 साल में, प्रत्येक 12 साल में नंदा राजजात यात्रा शुरू होती है, और 280 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, जिसको पूरी होने में 19 से 20 दिन लगते हैं। चमोली के कांसवा गांव से, ठीक है, चमोली कांसवा गांव से शुरू होकर होमकुंड तक, होमकुंड पर इसका डोला रखा जाता है, आपको पता होगा। नंदा देवी राजजात यात्रा का कितनी लंबाई हो जाएगी, चमोली कांसवा गांव से ये हो जाएगी इसकी, कांसवा गांव से लंबाई कुल 280 किलोमीटर, जिसको पूरे होने में 19-20 दिन लगते हैं, और चमोली से होमकुंड तक ये चलती है। और यहाँ पर पता है, पूछ रहा है आपसे प्रयुक्त दर्रा कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जूनगराली दर्रा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, नैनीताल में गोल्फ कोर्स की स्थापना कब हुई। तो नैनीताल में गोल्फ कोर्स की स्थापना आपको बतानी है कब हुई, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1926 में हुई थी इसकी स्थापना। नैनीताल में गोल्फ कोर्स है, एक गोल्फ कोर्स आप पे कहां पर आता है, गोल्फ कोर्स ये हो जाएगा रानीखेत में, रानीखेत में गोल्फ ग्राउंड आता है। तो गोल्फ ग्राउंड कहां पे है, रानीखेत कालिका के पास है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, उपट नाम से इसे जाना जाता है, रानीखेत वाले गोल्फ कोर्स को। तो लिख लीजिएगा, रानीखेत के गोल्फ कोर्स को किस नाम से जाना जाता है, उपट नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम पे है, निम्न में से कौन फतेहपति शाह का दरबारी सलाहकार था। तो फतेहपति शाह, अच्छा, फतेहपति शाह के बारे में आपको मैंने 10 फैक्ट कराए थे कल। फतेहपति शाह जो क्या थे, गढ़वाल के राजा थे। इन्हीं के समय नवरत्नों की स्थापना, ठीक है, नवरत्नों की स्थापना किसके समय होती है, फतेहपति शाह के समय होती है नवरत्नों की स्थापना। इन्हीं का हमें एक चित्रण देखने को मिलता है, घोड़े पर सवार, ठीक है। और फतेहपति शाह के जो दरबारी सलाहकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन डी आपका पुरिया नैथानी, ठीक है। पुरिया नैथानी को किस नाम से जाना जाता है, गढ़ चाणक्य, गढ़वाल के चाणक्य, ठीक है, गढ़ चाणक्य, गढ़ चाणक्य नाम से किसे जाना जाता है, पुरिया नैथानी को जाना जाता है। यही क्या थे, फतेहपति शाह के दरबारी सलाहकार थे। और एक क्वेश्चन आप पे आता है, फतेह शाह के जो इनकी जो संरक्षिका थी फतेह शाह की, वो कौन थी आपकी, रानी कटौची, ठीक है। फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी, कटौची। तो यहाँ पर डेली आपको मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ, रिवीजन भी करा रहा हूँ, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के किस पहले
मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो जो हाल ही में क्या हुआ, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, 106 आयु में इनका निधन हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए पूछा जाता है आपसे कि कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका 106 उम्र में निधन हुआ है। तो ऑप्शन डी श्याम शरण नेगी जी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे है, खेरागढ़ की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक के द्वारा की गई थी। तो खेरागढ़ की संधि जो देवपाल के साथ की गई थी, ये की गई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उद्योग चंद के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए गठन किया गया था। तो कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए जो गठन किया गया था, ये किया गया था कुली एजेंसी का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुली बेगार अस्थायी हल निकालने के लिए जिसका गठन किया गया था, यह किया गया था कुली एजेंसी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, कुली एजेंसी का गठन कब होता है, 1908 में इसका गठन होता है। और कौन करते हैं, जोध सिंह नेगी जी। ठीक है, जोध सिंह नेगी जी इसका गठन करते हैं। सिंह नेगी जी इसका गठन करते हैं। किसका, कुली एजेंसी का। कुली एजेंसी से देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, गढ़वाल यूनियन 1901 में इसकी स्थापना होती है, गढ़वाल यूनियन की, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, 1901 में। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम 1976 में इसकी स्थापना होती है, ये चीज भी आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, राज्य में IMA विलेज योजना की शुरू की गई थी। तो आई एम अ विलेज, ठीक है, आई एम अ विलेज योजना की शुरू की गई थी। तो आई एम अ विलेज जो योजना शुरू गई थी किसानों की आय को दुगनी करने हेतु, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये अब यूकेपीएससी करा रहा है तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं इसमें आपकी करंट अफेयर तो पूछी जाए, जो करंट में आपकी है 21-22 की होगी या 23 की होगी, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि आपसे 19 से लेकर जो आपके स्टैटिक फैक्ट हैं, परीक्षावाणी में समसामयिक के हैं, उनको भी ऐड किया जाए। तो आई एम विलेज का जो योजना शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। टिहरी गढ़वाल में राजमाता कमलेंदुमती शाह के प्रयोग से किस वर्ष नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना जो होती है किसके सहायता से, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कमलेंदुमती शाह के प्रयोग से होता है। और जो इसकी स्थापना होती है ये भी आपको नोट करना है, इसकी स्थापना 1962 में होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है उत्तराखंड का, ये आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा प्रश्न है, कभी कभी अधिनियम पूछ लेता है तो गलत कर देते हैं। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो काफी लोग को जिसने नहीं पढ़ा होगा सीधा मुलायम सिंह मारता है, लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो राजनाथ सिंह जी क्या थे, इसके मुख्यमंत्री थे। और यहीं पर अगर मैं बात करूं भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी आप कर लीजिएगा। अटल जी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। और वहीं पर राष्ट्रपति अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण जी क्या हो जाएंगे, KR नारायण जी हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, KR नारायण जी राष्ट्रपति हो जाएंगे और अटल बिहारी जी क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा हुई थी, ठीक है, घोषणा कब होती है, 1996। ये घोषणा कौन करते हैं, HD देवगौड़ा जी करते हैं, HD देवगौड़ा जी। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, घोषणा कौन करता है, देवगौड़ा जी करते हैं घोषणा। ठीक है, HD देवगौड़ा, घोषणा यहां पर लिख देता हूं मैं, घोषणा। ठीक है, घोषणा कौन करता है, ये करते हैं HD देवगौड़ा जी। तो थोड़ा बहुत अभी आजकल राइटिंग का इश्यू हो रहा है, आपको शब्दों में देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 क्लास अगर हम कर लेंगे तो इसमें बेटर अपना हाथ जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को माइंड मत करिएगा ज्यादा। अगला प्रश्न हम पे है 55वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए थे। अब आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं यहां पर कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, तो 1916 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1916 में किसकी स्थापना होती है, स्थापना किसकी होती है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कब होती है, 30 सितंबर 1916 को, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना कहां पर होती है, नैनीताल में, नैनीताल में होती है। ठीक है, और इसका जो कुल अधिवेशन होते हैं, इसके कुल अधिवेशन होते हैं 6। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब होती है, पहली बैठक अगर पूछा जाए तो पहली बैठक इसकी होती है लगभग 1917 के आसपास। ठीक है, 1917 में इसकी होती है। दूसरी होती है 1918 में। ठीक है, ये भी आपको होना चाहिए। तीसरी 1919 में होती है। फिर होती है 1919 के बाद 1920 में उसकी बैठक होती है।
फिर 1920 के बाद 1923 में इसकी बैठक होती है, फिर 1923 के बाद आखिरी बैठक जो होती है 1926 में होती है, और 26 में क्या होता है, इसका कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो एक चीज आपको नोट करनी है, स्थापना पूछेगा तो 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में स्थापना होती है। और इसकी पहली बैठक कहां पर होती है, पहली बैठक अलग चीज है, पहली बैठक अभी क्वेश्चन आ जाए, पहली बैठक ये चीज नोट कर लेना थोड़ा, पहली बैठक कब संपन्न हुई थी इसकी, तो इसकी पहली बैठक जो होती है 1916 में होती है मझेड़ा अल्मोड़ा में, ठीक है, मझेड़ा अल्मोड़ा में इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है, आपको ये चीज नोट करनी है। पहली बैठक कहां पर होती है, मझेड़ा अल्मोड़ा में बैठक होती है पहली। और इसकी जो पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, राय बहादुर नारायण दत्त हिम्बुवाल, ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, राय बहादुर नारायण दत्त हिम्बुवाल इसकी अध्यक्षता करते हैं पहली बैठक की। तो अधिवेशन अलग है, बैठक अलग है, दोनों आपको नोट करना है। अधिवेशन पूछेगा 1917 से स्टार्ट होते हैं, पहला अल्मोड़ा में होता है, दूसरा हल्द्वानी में होता है, तीसरा आपको पता है काशीपुर में होता है, चौथा आपका होता है कोटद्वार में, तीसरा कोटद्वार में होता है, चौथा काशीपुर में होता है, पांचवा आपको पता है कहां पर होता है, पांचवा टनकपुर में होता है, और छठा और अंतिम होता है गनियादोली में। ये चीज आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर टॉप कहाँ स्थित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर जो टैगोर टॉप स्थित हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़ में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या थे, रामगढ़ आए हुए थे और इन्होंने यहीं पर इन्हीं के नाम पर एक टैगोर टॉप की स्थापना की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में पिथौरागढ़ में किसने की थी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जौलजीबी मेला कहां पर लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। कब से शुरू होता है, 1914 से। और अगर मैं बात करूं किस नदी के संगम पर लगता है, तो काली और गोरी, ठीक है, आपको याद होना चाहिए काली प्लस गोरी के संगम पर क्या लगता है, काली और गोरी के संगम पर क्या लगता है, जौलजीबी मेला लगता है। और कहां लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है 1914 से। और इसकी शुरुआत मानी जाती है किसने की थी, गजेंद्र बहादुर ने की थी। यहीं पर आपको इसके साथ साथ 3-4 मेले हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी जौलजीबी मेले की हुई थी, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर थल मेला, थल मेला 1940 में शुरू हुआ था, ये भी पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है, ये आपको नोट करना है। फिर आता है आपका गौचर मेला, ठीक है, गौचर मेला आता है, ये शुरू हुआ था आपका 1943 में, किसकी मदद से, कमिश्नर आर बर्नेडी की मदद से। कौन सा मेला शुरू हुआ था, गौचर मेला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस जो आपका मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 मार्च को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है अंजी खड्ड पुल कहाँ स्थित है, तो अंजी खड्ड पुल, तो हाल ही में क्या हुआ, आपने सुना होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा केबल पुल है अंजी खड्ड पुल इसका नाम है, तो इसका निर्माण किया गया था आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंजी खड्ड पुल कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। और देश का पहला केबल ब्रिज है, ठीक है, देश का पहला केबल ब्रिज आपको नोट करना है, देश का पहला केबल ब्रिज ये हो जाएगा अंजी खड्ड, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और इसकी लंबाई लगभग 725 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, पुल की लंबाई, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। किस एंटी गाइडेंट मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया, तो किस एंटी गाइडेंट, तो आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो एंटी गाइडेंट जो अमोघा 3 थी इसका प्रशिक्षण किया गया हाल ही में, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया यहाँ पर, किस एंटी टैंक मिसाइल का हाल ही में सफल प्रशिक्षण किया गया यहाँ पर होना था, तो अमोघा 3 का होना था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हाल ही में आपने सुना होगा उत्तराखंड ने क्या किया था, रेशम उत्पादनों के लिए बीमा योजना शुरू की थी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर देखिए, अब क्या है, थोड़ा सा गाड़ी पटरी पर आने लगी है। मैं आपको बता देता हूँ यूएनए वाली क्लास भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। लगातार हम लोग क्या है काम कर रहे हैं इस चीज पर, थोड़ा इसका इश्यू हो रहा था सीखने का, वो सीख गए हैं, अब आपकी क्लास जो है प्रॉपरली कंटिन्यू आएंगी। 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इससे काफी बच्चे बता रहे थे कि जर्मनी का एकीकरण तो अलग अलग आता है, लेकिन यहां पर जो नए सिरे से पूछा गया था, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। 1990 में क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति में आप सभी को पता है भारत में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो यहां पर हमें बताना है कि बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खान बहादुर खान जी क्या थे, बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। यहीं पर आपका ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व कर रहे थे? ये कर रहे थे बिहार से। ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करनी है। और झांसी का आपको पता ही है, झांसी से कौन करता है? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती है, और बरेली से कौन करता है? खान बहादुर खान जी नेतृत्व करते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करना है। और बेगम हजरत महल, एक क्वेश्चन आता है, बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व करती है? वो करती है लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर है, महायान संप्रदाय का उद्भव कहां हुआ? तो महायान संप्रदाय का उद्भव आपको बताना है कहां पर हुआ था। तो महायान संप्रदाय का कश्मीर में उद्भव होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 65। आईआईटी रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग में भारत का एकमात्र मॉडर्न शॉक टेबल फैसिलिटेट कब स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग में आपको पता ही है मॉडर्न शॉक टेबल फैसिलिटी कब स्थापित किया गया आपको बताना था। तो ये जो स्थापित होता है, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्योटो प्रोटोकॉल का अंश है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल का अंश है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल का अंश क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल का। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लेकर काफी ज्यादा बैठक हुई थी क्योटो में। क्योटो कहां पर है? जापान में है। तो इसकी जो बैठक होती है क्योटो की, तो इसकी बैठक जो होती है 11 दिसंबर 1997 को शुरू होती है। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को जापान में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जापान के क्योटो में, ये चीज आपको नोट करनी है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू होता है, ये लागू होता है फरवरी 2005 में। लागू अगर मैं बात करूं, पूछा जाता है लागू कब से हुआ, तो फरवरी 2005 में हुआ था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और क्यों हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो ग्लोबल वार्मिंग को, सीएफसी गैस है ना आपकी, जो फ्रिज वगैरह में आपने देखी होगी, इस गैस को, जो इस गैस से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है, ओजोन में हमारे छेद वगैरह हो रहे हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। और ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो जिसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1997 को, और लागू कब होता है? फरवरी 2005 को। ये फैक्ट आपको नोट करने एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी इसका यूएनईपी का, यूनिसेफ का और आईपीसीसी का ये अंश हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का ये अंश है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, आपने पढ़ा होगा केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल इसको जारी करता है। और ये अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधान मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, राज्यपाल को जो गवर्नर या राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और यहीं पर राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 143, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल की बात आ जाएगी तो राज्यपाल 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे मंजूरी कौन देता है? आपका विधान मंडल देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी की जो स्पीड की गणना की जाती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, वीडियो का एग्जाम है, अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? तो बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? थोड़ा सा ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी याद करने हैं आपको। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई आपको बताना है। तो बर्लिन की जो दीवार है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बर्लिन की दीवार कहां पर है, बर्लिन की दीवार हो जाएगी आपकी जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ये दीवार हो जाएगी। और इसको जो तोड़ा गया था नवंबर 1989 में इसको तोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वैसे तो ये WTO का है, ठीक है, WTO का ये प्रकाशन है, लेकिन यहीं पर क्या है, WTO का IRDB क्या हो जाएगा? एक अंग हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये भी नोट करना है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये भी क्या है, एक IRD इसका WTO का एक अंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इस चीज को करेक्शन कर लेना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, ये प्रकाशन होगा IRBD का, और ये करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ये करता है, सॉरी। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इस चीज को माइंड नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक इसका करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसका करता है प्रकाशन। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसका प्रकाशन करता है। और IRDB क्या है, IBRD क्या है, वर्ल्ड बैंक का ही एक भाग है। आपने पढ़ा होगा ना, वर्ल्ड बैंक के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं, पूछे जाते हैं, देखिए ये किसका भाग है, ये किसका भाग है, तो वर्ल्ड बैंक के टोटल कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। एक भाग आपको पता ही है, IBRD इसका भाग है। ठीक है, दूसरा भाग आपने देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, IDA इसका भाग हो जाएगा। ठीक है, IDA इसी का भाग है। तीसरा भाग की अगर मैं बात करूं तो IFC इसका भाग हो जाएगा, ठीक है, IFC इसी का भाग हो जाएगा। चौथे अगर भाग की बात करूं तो MIGA इसी का भाग हो जाएगा। ठीक है, MIGA इसी का भाग हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा भाग की बात करूं ICSSID, ये सब इसी के भाग हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के भाग हो जाएंगे। और वर्ल्ड डेवलपमेंट वार्षिक रिपोर्ट जो प्रकाशन की जाती है, ये IBRD के द्वारा की जाती है, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक भाग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के 5 भाग हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नोट करने हैं आपको, IDA, IFC, MIGA, ठीक है, ICSID और IBRD, ये सभी वर्ल्ड बैंक के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो दुनिया का जो पहली प्रोग्रामर है एडा लवलेस, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर एडा लवलेस क्या है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स की योजना की शुरुआत कब की गई, तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए, ठीक है, क्या किसका गठन किया गया, इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, दिन भर ये सॉल्यूशन देखते हैं, अलग अलग लोग कराते हैं, तो ये सॉल्यूशन उन लोगों के लिए होता है जो एग्जाम को दे चुके होते हैं। जिस नए बच्चे ने एग्जाम दिया है, अब यही होता है ना, आप लोगों में से भी काफी लोग होंगे क्या है, अभी इस वीडियो को किसी और मतलब यूट्यूब पर देख रहे होंगे या कहीं और देख रहे होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, दिन भर इस सोल्यूशन को देखेंगे, सोचते हैं याद कर लिया। लेकिन मेरा मानना यह है, ये मेरा मत हो सकता है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रैक्टिस सेट को आप देते हैं उसी प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन देखने से क्या होता है, आपको पता है आपने इस क्वेश्चन में कहां मिस्टेक करी है, आपने अटेम्प्ट किया था। वीडियो देखने से किसी को याद नहीं होता है, याद होता है पढ़ने से, रिवीजन करने से। ठीक है, जिन छात्रों ने इसका पेपर दिया है उनके लिए तो बेटर है, अगर आप भी पेपर देना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन में, कोई बात नहीं है, कहीं भी आप दे सकते हैं। पर जहां पर भी आप इसका सोल्यूशन देख रहे हो, कोशिश ये करना इस पेपर को पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर जाके इसका सोल्यूशन दो। तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और पर्यावरण को रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत होती है, आपको याद करना है, इसकी शुरुआत होती है 2007 और 8 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम पे है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या है, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और ये घोषणा जब कब की जाती है, ये की जाती है 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देश उद्योग को जो होता है 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, उद्योग को 4 भागों में कब बांटा गया था, उद्योग को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, उद्योग को 4 भागों में बांटा गया था, कब, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, यहां पर बांटा गया था उद्योगों को 4 भागों में। और जो भारत की स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति हो जाएगी, और दूसरी औद्योगिक नीति पूछेगा आपसे, तो दूसरी औद्योगिक नीति, ठीक है, अप्रैल 1956 की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डेट शायद गलत हो सकती है, तो डेट काट दीजिएगा। 1956 में क्या था, हमारी दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, और प्रथम औद्योगिक नीति पूछेगा तो 6 अप्रैल 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति हो जाएगी, और 4 भागों में इसको बांटा गया था। जो इसके सभापति, मतलब इसके जो आपको पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था है, पहले क्वेश्चन आता है आपका इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की हो जाएगी। और इसी में क्या कहा था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये कब पारित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका पारित हुआ था 19
1951 का ये एक्ट पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब का है? 1951 का है। और ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 8 मई 1992 को, ठीक है, सॉरी 52 को, 8 मई 1952 को ये लागू होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी औद्योगिक नीति पूछा जाएगा, कब की है? 1956 की है। इसमें क्या किया गया था? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कब से कब तक हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो चलता है लगभग 1939 से ये चलता है। और कब तक चलता है ये दूसरा विश्व युद्ध? 1945 तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? 1939 कोई भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 से शुरू होता है और सितंबर 1945 तक चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 क्वेश्चन हम पे है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? तो विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहली बार शुरू किया गया था, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1985। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड, जैसे आपके एंड्रॉइड फोनों में एंड्रॉइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, अच्छा हिंद महासागर आपको पता होना चाहिए इसका सबसे बड़ा, अगर मैं आपसे द्वीप पूछूं तो कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, ठीक है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी श्रीलंका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और सबसे छोटा द्वीप पूछेगा तो मालदीव, ठीक है, मालदीव क्या है? हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको दिए जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडमली उठा के दे दिए हैं, काफी मेहनत लगती है सर के द्वारा पेपर बनाने में। सर पेपर जब बनाते हैं कोशिश ये करते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में जो अदर स्टेट्स में होते हैं उन क्वेश्चनों को पुटअप किया जाए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। किस देश में उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो जो यहां पर बताना है हमें वो कौन सा देश है, ठीक है, उसके जो क्षेत्रफल से ज्यादा उसका मतलब जो उसका क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक 1% वन आच्छादित है उस क्षेत्र में। तो जापान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करनी है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ग्रेनाड स्थित है, तो ग्रेनाड आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो ग्रेनाड आपका स्थित हो जाएगा ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में, ठीक है, ग्रेनाड कहां पर स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम जो क्या की थी? पातशाह की पदावधि धारण की थी, यहाँ की थी काबुल में, ठीक है। और बाबर, देखिए बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाबर जो है इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था, बहुत लकी डे है वो, 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी को इसका जन्म हुआ था। और 1483 में बाबर का क्या होता है? जन्म होता है। पूछा जाता है, देखिए 24 फरवरी आपको पता है कौन सी डेट ये है, और इसी डेट को क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। और यहीं पर मैं बात करूं, बाबर ने क्या किया था? पानीपत का युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, पानीपत का युद्ध करा था इसने, बाबर ने कब किया था? 1526 में पानीपत का युद्ध किया था। और बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण करे? टोटल 5 आक्रमण क्या करता है बाबर? भारत पर करता है। 5वां आक्रमण कौन सा होता है इसका? पानीपत का आक्रमण होता है, और 1526 में आक्रमण करता है पानीपत पर। और बाबर क्या करता है, ये किसके विरुद्ध होता है पानीपत का युद्ध? बाबर और लोदियों के बीच, ठीक है, लोदी और बाबर के बीच क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। और बाबर की जो मृत्यु होती है, बाबर की मृत्यु अगर पूछा जाए एग्जाम में, मृत्यु कब होती है बाबर की? तो 1530 के आसपास बाबर की मृत्यु होती है, ठीक है, ये चीज बाबर के बारे में आपको नोट करनी है। और बाबर के बारे में ही क्या है इसने राणा सांगा से क्या किया था? खानवा का युद्ध किया था, ठीक है। राणा सांगा से क्या करता है? राणा सांगा से क्या करता है बाबर? खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध करता है बाबर, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है और पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हम पे, कौन सी हड़प्पा नगर तीनों में विभक्त था? ठीक है, तो कौन सा हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा क्या है? 3 हड़प्पा नगरों में विभक्त था, ठीक है। और यहीं पर मैं बात करूं धौलावीरा की, तो ये कहां पर हो जाएगा? कच्छ, ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए धौलावीरा से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्वेश्चन बन सकता है, धौलावीरा क्या है? हमारी यूनेस्को साइट में रखा गया है,
ठीक है। यूनेस्को साइट में हाल ही में रखा गया है, 2021 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है धौलावीरा को, ठीक है। धौलावीरा आपको पता होना चाहिए, धौलावीरा को यूनेस्को साइट में रखा गया है 2021 में। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? कच्छ के गुजरात में स्थित हो जाएगा धौलावीरा, ये आपको पता होना चाहिए। और 1968 में इसकी खोज करते हैं जोशी जी द्वारा, ठीक है। जेपी जोशी जी 1968 में इसकी खोज कौन करता है? जेपी जोशी जी, ठीक है। जेपी जोशी जी इसकी खोज करते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसकी खोज कौन करता है? 1968 में जेपी जोशी जी क्या करते हैं? इसकी खोज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1967-68 बताया जाता है वैसे, ठीक है। 1967-68 में इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 हम पे है, फोन एक स्थानीय पवन है, ठीक है। तो जैसा कि आजकल आपने देखा होगा, पिछले 1-2 दिन से देहरादून का मौसम बहुत ही भयंकर चल रहा है, ठीक है। जो छात्र देहरादून के हैं या फिर देहरादून में रहते हैं उनको पता होगा देहरादून का मौसम भयंकर ही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रही है? अगर उत्तराखंड या देहरादून या नॉर्थ भारत की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लू चलती है, ठीक है, लू। और ये कैसी है? गर्म पवन है, ठीक है, गर्म पवन हो जाएगी, ठीक है, गर्म पवन हो जाएगी लू, ठीक है, गर्म पवन हो जाएगी लू। और कहाँ चलती है? उत्तर भारत में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बन गया, ठीक है। उत्तर भारत में क्या चलती है? लू चलती है, गर्म हवा है। और आपको बताना है फोन कहाँ पर चलती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा अंगूरों के लिए ये काफी अच्छी फायदेमंद होती है शायद, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में फोन चलती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर मैं बात करूं, एक हवा आपसे न्यूजीलैंड में पूछा जाता है कौन सी हवा चलती है? तो नॉर्वेस्टर, ठीक है। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? नॉर्वेस्टर चलती है आपकी न्यूजीलैंड में चलती है। और ये क्या होती है? गर्म पवन मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है? ऑस्ट्रेलिया ने आपने सुना होगा ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर कहां पर चलती है? ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। आपको पता होना चाहिए ब्रिक फील्डर कहां पर चलती है? ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 हम पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है? तो बलबन के बारे में हमें कथन बताने हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल किया था बलबन ने, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा इफेक्ट। उसकी इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी कौन सा है? उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही हो जाएगा। उसने तुर्क चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा बलबन के बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन थोड़ा मिसिंग है, इस चीज को लिख लीजिएगा। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी स्थापना पूछूं, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है? आरबीआई की स्थापना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, आरबीआई क्या करता है? हमारी मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के बारे में आपको क्या फैक्ट जानने को मिलता है? इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, मुंबई में है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, ठीक है, शक्तिकांत दास जी इसके क्या हो जाएंगे? वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे। शक्तिकांत दास जी इसके क्या होने? वर्तमान गवर्नर है। और आपसे पूछा जाता है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, प्रथम कौन थे इसके? प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, स्मिथ इसके क्या हो जाएंगे? प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। ऑसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर है, ठीक है। और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछा जाता है, पहले भारतीय, ठीक है, आपको नोट करके लिखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग इशू हो सकता है या फिर आपको थोड़ा घिचड़ पिचड़ में समझ नहीं आ रहा तो आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। अगर पहला भारतीय गवर्नर आपसे पूछा जाता है तो सीडी देशमुख जी, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख क्या हो जाएंगे? इसके प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। और आपसे पूछेगा यहाँ पर कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाएगा। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये सभी फैक्ट आपको आरबीआई के बारे में नोट करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत
में डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ग्रहण की, तो डब्ल्यूटीओ की भारत ने जो सदस्यता ग्रहण की थी ये आपको पता होना चाहिए सन 1947 में की थी। ठीक है, डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको गैटा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1948 में किस नाम से जाना जाता था, गैटा के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ इसकी स्थापना हो जाएगी 1995 में, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना होती है। और पहले पूर्व नाम क्या हो जाएगा, गैटा इसका नाम था 1948 तक। और भारत ने इसकी सदस्यता जो ग्रहण की थी ये की थी सन 1947 में की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए आजादी के बाद क्या था, भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहां बना। तो भारत में जो पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन है वो कहां पर बना आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगलुरु में क्या हुआ था, भारत का पहला साइबर थाना, भारत का पहला अपराध पुलिस स्टेशन कहां पर बना कह रहा है, तो बंगलुरु में बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहां से आप रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, या आपको आगे सारा आगे आपको करा देंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है हम पे, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो भारत में जीएसटी सुझाव, ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मैंने आपको परसों भी बताया था भारत में जीएसटी कब लागू होती है, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को क्या होती है, भारत में जीएसटी लागू होती है। और जीएसटी डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। और जो जीएसटी का सुझाव दिया था ये किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर जीएसटी के बारे में 2-4 फैक्ट आपको बताऊं तो जीएसटी को जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी का, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और आपको बताना है होमवर्क में वित्त मंत्री कौन है। अगर फेसबुक में, यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। ठीक है, और वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या मैसेज करके बता सकते हैं। भारत ने, अच्छा जीएसटी आपको पता है सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में किसके मॉडल पर आधारित, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए किसके मॉडल पर आधारित हुआ था, तो कनाडा। ठीक है, कनाडा के मॉडल पर लागू हुआ था भारत में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था कनाडा के मॉडल पर आधारित हुआ था। और 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जीएसटी के बारे में है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में आपको बताया संशोधन किया जा चुका है, और कितनी बार किया जा चुका है आपको बताना है। तो केवल एक बार जो है संविधान की उद्देशिका में क्या किया गया था, 73 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसी में 3 चीजें जोड़ी गई थी, एसपीए, आपको याद रखना है एसपीए। ठीक है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद इसमें जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष इसमें जोड़ा गया था। और इसमें अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, ये चीज आपको